इस वॉर का लेवल इतना बड़ा है कि ये इमीडिएटली तो नहीं हुआ, यानी कि हमास की तैयारी कई महीनों से चल रही थी। सवाल मोसाद पे उठ रहे हैं कि कैसे इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर हो गया। लेकिन तैयारी शायद केवल हमास पे नहीं थी, और तैयारी कहीं और भी थी। और मतलब, और कौन सी ताकतें हैं जिनको इस वॉर से फायदा होने वाला है। ऐसे में नाम यूएस का आ रहा है। अब इसमें एक डायमेंशन, ये 2001 में एक बुक पब्लिश हुई थी बाय फेमस इंटरनेशनल रिलेशंस स्कॉलर मर्शाइमर। बुक का नाम है द ग्रेट पावर पॉलिटिक्स, द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स। इसमें वो जिन स्ट्रेटजीज का जिक्र करते हैं उसमें से दो का नाम मैं आपके सामने लेता हूं। एक है बक पासिंग स्ट्रेटजी, यानी कि जहां पर तुम्हारे इंटरेस्ट उलझे हुए हैं, तुम्हें खुद नहीं उलझना वहां पर, जब दूसरों को उलझाकर काम हो सकता है। जो ये एरिया आप देख रहे हैं जहां इजराइल है, रोमन्स, बाइजेनाइट्स, ब्रिटिश, हर किसी के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण जगह रही है। एक तरफ मेडिटेरियन है, ऊपर यूरोप, फिर नीचे एनर्जी रिच मिडिल ईस्ट, जो जब ऑयल डिस्कवरी हो गई, और उसके बाद यहां पर है स्वेज कैनाल, जो ट्रेड के लिए बहुत जरूरी है। तो यानी कि ये एरिया जिसके इन्फ्लुएंस में रहेगा वो इकोनॉमिकली इन्फ्लुएंशियल होगा कि नहीं होगा, और जो इकोनॉमिकली इन्फ्लुएंशियल होगा वो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ये बक पासिंग स्ट्रेटजी कहती है कि पास द बक टू समवन एल्स, जिसको खुद भी इंटरेस्ट हो। अब आप कहेंगे कि भाई उसको इंटरेस्ट क्यों होगा कॉन्फ्लिक्ट में, तो कंडीशंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट तो बनाई जा सकती हैं ना, सो दैट आपकी लड़ाई कोई और लड़ता रहे और आप उसके पीछे से कंडीशनल सपोर्ट देते रहें, जिससे कि आपकी जरूरत बनी रहेगी। और आपको पता है जब तक आपकी जरूरत बनी रहेगी, यानी कि यूएस की जरूरत मिडिल ईस्ट में या वर्ल्ड के डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट्स में बनी रहेगी, तब तक आप पावर हैं भाई। क्योंकि रिलेशन का आधार क्या है, जरूरत है, और जरूरत बनाई भी जा सकती है। तो कैसे जरूरत बनाई जाती है? वन इज बक पासिंग फॉर सेफगार्डिंग योर इंटरेस्ट। अदर इंटरेस्टिंग स्ट्रेटेजी जो इसमें बताई हुई है वो है बेट एंड ब्लीड स्ट्रेटेजी। बेट समझते हैं, यानी कि एक तरीके से अगर हमें पता है कि यार ये चैलेंज कर सकते हैं हमें, तो क्यों ना आपस में ही इनको लड़वा कर रखा जाए। अगर मिडिल ईस्ट ऑयल रिच है तो मिडिल ईस्ट कब पावरफुल नहीं होगा, जब मिडिल ईस्ट में बॉर्डर्स ड्रॉ किए जाएंगे कुछ इस तरीके से जिससे कि वो आपस में ही लड़ते रहें। कुछ आपको ही लग रहा कि ये तो साइकस-पाइकॉट एग्रीमेंट जो हुआ था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान, कुछ वहां से भी तार कनेक्ट हो रहे हैं। यानी कि मिडिल ईस्ट में इंस्टेबिलिटी क्रिएट करना ये वेस्टर्न पास के लिए, स्पेसिफिकली यूएस के लिए इंटरेस्ट का था। यूएस को कितना इंटरेस्ट मिलेगा इसका, वो तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ज्यादा साबित हुआ, क्योंकि यूएस की खुद की जो विदेश नीति है वो उसके बाद बदली, और फिर हमने इन स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल करते हुए देखा। यानी कि कॉन्फ्लिक्ट को क्रिएट कराओ, पावर को आपस में लड़ाओ, जो तुम्हें कंटेंडर बन सकता है तुम्हारे खिलाफ उसको वहीं पर कमजोर रखो। ब्लडशेड होगा, लेकिन ब्लडशेड इज पार्ट ऑफ हिस्ट्री, दैट्स हाउ दिस मिलिट्री डॉक्ट्रिन गोज। अब अभी जो रिसेंट अपडेट आई है वो ये आई है कि यूएस ने तो अपना सपोर्ट इजराइल को दे ही दिया है फुल फ्लेज, लेकिन रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने यहां पर एक इंटरेस्टिंग सवाल किया है। उन्होंने कहा है कि सीआईए, ऐसा हो ही नहीं सकता था कि इतना बड़ा मिशन तैयार हो रहा है और सीआईए को पता ही ना हो। हमास इतना बड़ा हमला करने वाला और सीआईए को पता ही ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? और सीआईए, हो सकता है कि सीआईए ने जानबूझकर ये इंटेलिजेंस शेयर ना की हो इजराइल के साथ, क्योंकि सीआईए का जो पेनिट्रेशन इन दिस एरिया, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट एज पर रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री। तो लैक ऑफ इंटेलिजेंस की वजह से कैसे ऐसा हो सकता है जिनका दखल दुनिया भर में हो, राइट? नंबर 2, इनका कहना है कि इससे पहले जो एक 4 वर्गों का मतलब यूएस, रशिया और आपका यूएन एंड ईयू, अब इनका मिलकर एक समूह है जिसको हम क्वार्टेट कहते हैं। क्वार्टेट यानी कि 4। अब उसका काम ही होता है कि इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में जो झगड़ा है इसको सुलझाया जाए। इसका ऑफिशियल जो इसका जो हेडक्वार्टर है वो ईस्टर्न जेरूसलेम में है। कुछ समय पहले इसके जो वहाँ पर एक रिप्रेजेंटेटिव थे वो टोनी ब्लेयर थे, फेमस ब्रिटिश पॉलिटिशियन, आपने शायद सुना भी होगा। नाउ द पॉइंट हियर इज कि अब इस पे भी जो भरोसा है क्वार्टेट पे वो भी पीछे हो गया है। यानी कि यूएस ने
रशिया का इस पर इल्जाम है कि यूएस ने जानबूझकर, क्योंकि इसमें ईयू देश भी हैं, यूएस भी है, तो उनकी तरफ से जो यहां पर सार्थक कदम होने चाहिए थे उसमें इतना सपोर्ट यूएस ने नहीं दिया। एक तरीके से डिस्केलेट किया है उस प्रोसेस को, वहां पे जो कुछ हम अचीव कर सकते थे जिससे कि ऐसा वॉर ना होता, लेकिन यूएस ने वहां पर सपोर्ट पीछे कर लिया। फिर सबसे इंटरेस्टिंग जो बयान इन्होंने यहां पर दिया है अपने तथ्यों में, उन्होंने कहा कि जरा प्लानिंग देखिए कि कुछ 1 महीना पहले ही यूएस ने जो अब ग्रांट रिलीज होना था, मतलब जो एडिशनल सपोर्ट रिलीज होना था यूक्रेन को, वो मना कर दिया। यानी कि अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है, ठीक है, अब 7 अक्टूबर को ये हुआ है। अब इससे पहले जब यूएस कांग्रेस में आता है बजट के लिए कि भाई अप्रूव कर दो, यूक्रेन को जाना है पैसा, हथियार सप्लाई करनी है, जो कि ऑलरेडी यूएस सपोर्ट करता आया है जेलेंस्की को, लेकिन वो उन्होंने हाथ पीछे खींच लिए। तो ये बड़ा इंट्रीगिंग था। रशिया भी सोच रहा था, अरे यार यूक्रेन हमसे लड़े जा रहा है, इसके पीछे यूएस है, और यूएस ने कहा हम सपोर्ट के लिए खड़े ही खड़े, लेकिन ये क्या हुआ कि सपोर्ट खींच लिया। तो इनका कहना है उनको पहले से ही पता था यूएस को कि भाई अब इस पैसे को अप्रूव नहीं करना यूक्रेन के लिए, क्योंकि इस हथियार को सप्लाई कहां करना पड़ेगा, इजराइल को करना पड़ेगा। क्योंकि उनकी कैलकुलेशन क्लियर थी कि इजराइल और पैलेस्टाइन वाले एरिया में अब एक बड़ा वॉर होगा और कुछ लंबे समय तक चलेगा, मल्टीपल पार्ट्स आर गोइंग टू गेट एंगेज्ड, और उसमें इस पैसे और हथियार की जरूरत पड़ेगी। तो ये होता है कि इजराइल चाहे भले ही यूएस का एलाय हो, लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आपका एलाय तभी तक है जब तक आपका इंटरेस्ट पूरा कर रहा हो, और कई बार अपने ही एलाय को मुश्किल में डालकर आप लॉन्ग टर्म कुछ अचीव करना चाहते हैं, फिर आप उसके जस्टिफिकेशन भी रखते हैं कि भाई एक वॉर करके खत्म करो ना किस्सा। हमास अब जब इतना बड़ा आक्रमण हुआ है तो अब चुप तो इजराइल नहीं बैठेगा, उधर से सपोर्ट मिलेगा यूएस की तरफ से भी, और अदर पावर्स भी अब सपोर्ट करेंगी, क्योंकि जो हमास का हमला था वही इतना बड़ा था। तो इस चक्कर में अब हमास, हिजबुल्लाह, एक ही बार में कई जो छोटे छोटे मिलिट्री ग्रुप्स हैं जो परेशान करते थे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट ऑफ इजराइल एज वेल एज यूएस, तो अब मौका है कि उनको खत्म किया जाए। लेकिन आप कहेंगे सर खत्म करने की बात होती तो आज से पहले भी खत्म कर देते, अभी क्यों? तो उस पे जो क्या एंगल है उस पर अभी हम आएंगे। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो सारे पॉइंट आपको क्लियर हो जाएंगे। एक जो तार है वो G20 में हुए एक अनाउंसमेंट से भी जुड़ेगा, ठीक है। मैं 9 सितंबर की बात कर रहा हूं। 9 सितंबर उस पे जो बयान आया, उसके 60 दिन बाद एक और जो बयान आना है उससे भी इसका तार जुड़ेगा। नाउ starting the session with one dimension, that is why this area is important. This area is actually zone of prosperity. जो इस पर कंट्रोल करेगा वो prosperity रखेगा। देखिए एक वर्ड है पाइपलाइन। जैसे ही ये पाइपलाइन शब्द सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? आपके दिमाग में आता है पाइपलाइन मतलब एक पाइप, राइट? उसके थ्रू फ्लो क्या हो सकता है? अरे सर गैस हो सकती है, सर ऑयल हो सकता है, राइट? जब भी किसी को पावरफुल बनना है इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, यू नीड pipeline. When I'm using the word pipeline, I'm talking about the system. I'm talking about roots. So Romans were the one who actually understood the potential of this region, and they controlled where you have Israel, Palestine, they controlled this Europe, Anatolia, and that's how they actually started building the ports. तो आज ये जो जंग है इजराइल पैलेस्टाइन की और यूएस का एंगल, ब्रिटेन का एंगल, तो ये जंग जो है केवल धर्म की और किसी ज़मीन के टुकड़े की ही नहीं है, ये जंग उससे ज़्यादा स्ट्रेटेजिक है, इकोनॉमिक एंगल है, और इसके झलकियां आपको इससे पहले भी दिखेंगी। तो ये जो कहानी शुरू हुई थी ये इस एरिया में, मेडिटेरियन में पोर्ट्स बनाकर हुई थी, क्योंकि पोर्ट से आप ट्रेड बढ़ाते हैं। रोमन एम्पायर को समझ में आ गया था कि देखो प्रोस्पेरिटी का तरीका क्या है, जो आपके पास है आप दूसरे को दो, दूसरे के पास है वो आप लो। पहले बार्टर, फिर मतलब इस तरीके से सिविलाइजेशंस बढ़ी थी, और उसके बाद फिर जिसके पास पावर होगी उसके पास प्रॉस्पेरिटी कनेक्ट होती चली जाएगी, इकट्ठी होती चली जाएगी। तो बाद में जब ये बाइजनाइट्स आए उन्होंने भी इस एरिया का इस्तेमाल किया। अब जिसके पास कंट्रोल होगा जाहिर सी बात है वो दूसरे एरिया से आसानी से चीज़ों को एक्सट्रैक्ट कर सकेगा, और उसको चाहिए पोर्ट्स। बिना पोर्ट्स के कैसे होगा? क्योंकि इससे फ़ायदा क्या है, देखो अगर आप लैंड में कहीं पर लॉक्ड हैं तो आपको दूसरे से परमिशन की ज़रूरत है, लेकिन अब जब आप मेडिटेरियन हैं तो आप एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट पर आसानी से जा सकते हैं। यानी कि अफ्रीका, यूरोप और इधर मिडिल ईस्ट, इसमें आसानी से पोर्ट हो सकता है। इस पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर्स को डेवलप करना, लाइट हाउस को डेवलप करना, ये सब हम श्रेय रोमन को देते हैं। वहाँ से पूरी कहानी शुरू हुई थी।
बाइजेंटाइन एम्पायर, अनदर क्रिश्चियन एम्पायर, उसने भी इस एरिया पर कंट्रोल किया। ओटोमन्स ने भी इस एरिया की महत्ता को समझा। इसी एरिया की महत्ता को यूएस भी समझता है, वेस्ट भी समझता है। ब्रिटेन ऑलरेडी, एक समय ऐसा आया जब पैक्स ब्रिटिकाना बन गया। पैक्स ब्रिटिकाना का मतलब होता है ब्रिटेन वॉज अ हेजेमॉन। तो अब दूसरे हेजेमॉन की जरूरत थी दुनिया को, तो यूएस ने कहा हम हैं भाई दूसरे हेजेमॉन। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूएस ने ऐसे आइडियाज को फैलाया कि देखो जो मैं कहता हूं ना इस एरिया के लिए जरूरी है, वही इस एरिया के लिए जरूरी है, क्योंकि दुनिया को एक हेजेमॉन जरूरी होता है। एक थियरी भी आई, हेजेमोनिक स्टेबिलिटी थियरी, जो कहती है कि दुनिया को एक हेजेमॉन तो चाहिए, एक देश तो ऐसा चाहिए जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्टेबिलिटी ला सके। कहा गया कि अरे भाई इंटरनेशनल लेवल पर तो एनार्की है, कौन किसकी सुन रहा है, तो यू नीड वन पावर, और वो पावर जिसके तरफ होगी वही जीता हुआ माना जाए, क्योंकि वही जीतेगा। तो ऐसा रोल जो स्टैब्लिश अगर आपको करना है तो उसके लिए आपको चाहिए ये ट्रेड रूट, उसके लिए चाहिए आपको एक ऐसा सिस्टम जो आपको फेवर कर रहा हो। तो ऐसे में अगर यूएस को हेजेमॉन बना रहना है तो यूएस को इन ट्रेड रूट्स पर अपना से रखना पड़ेगा। ब्रिटिशर्स ने भी रखा, गल्फ ऑफ गिनिया, फिर यहां से इंडियन ओशन की तरफ, केप ऑफ गुड होप। जब कहानी कब बदली, जब ये स्वेज कैनाल इमर्ज हुआ, और स्वेज के बाद तो फिर क्या था, कितना सारा आपने पैसा ही बचा लिया। कहने का मतलब है 12% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड इस तरफ से जाता है, 30% कंटेनर्स इस तरफ से जाते हैं। तो कहने का मतलब है स्वेज जो है, ये जो एरिया है, ये जो कैनाल है, ये अपने आप में क्रिटिकल हो गई। ये एरिया स्वेज से ही इंपॉर्टेंट नहीं बना, ये तो पहले से ही इंपॉर्टेंट था, इस एरिया के ट्रेड के लिए तो इंपॉर्टेंट था, राइट। स्वेज से अब और ज्यादा आसान हो गया ट्रेड करना, राइट। तो अब इसके बाद हमने देखा कि इस स्वेज के लिए लड़ाई हुई, इजिप्ट ने लड़ाई करी, मतलब इजिप्ट और इजराइल की हुई, 6 डे वॉर हुआ। अब यहां पर फिर स्टोरी में कौन आया, यूएस, कैंप डेविड अकॉर्ड, क्योंकि यूएस चाहता था कि इससे पहले ब्रिटिश और फ्रांस के शेयर होल्डिंग्स होती थी स्वेज कैनाल में। उसके बाद जब अब्दुल नासिर ने, इजिप्ट ने जब उसको नेशनलाइज करा, तो समझ में आया हमारे इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज नहीं होने चाहिए, तो बीच का रास्ता निकालना है। तो जब इजराइल ने कैप्चर कर लिया इजिप्ट के सिनाई पेनिनसुला को, तो इजिप्ट आया आप समझौता करा दो। यूएस ने कहा यही तो हम चाहते हैं, हम हैं समझौता कराने वाले। समझौता भी तो किसके पास आते हो कराने, जिसके पास ताकत हो। तो यूएस ने फिर ये प्रूफ किया कि अल्टीमेटली इस एरिया में हमारा इन्फ्लुएंस रहेगा। नाउ अब जो नया चैलेंज है, जो अब फोकस है, वो ये है, यानी कि इजराइल इस समय एस्केलेट करे वॉर को, यहां पर इस इकोनॉमिक्स को फायदा होगा। क्या है ये इकोनॉमिक्स, जरा देखिएगा। ये जो आप देख रहे हैं, ये इंडिया से, ईरान से, रशिया तक ये जो जा रहा है, इसको हम कहते हैं INSTC, यानी कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। आप कहेंगे सर ये तो इंडिया को भी कनेक्ट कर रहा है, इसमें क्या मतलब है? मतलब ये है, ये जो ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है ईरान को फेवर करता है। ईरान का मानना है जो भी ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर रशिया डोमिनेटेड रूट होगा वो ईरान के लिए अच्छा होगा, क्योंकि आप सब जानते हैं कि ईरान और यूएस अपोजिट हैं और ईरान और रशिया एक साथ हैं। तो ऐसे में ये जो ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है ये ईरान की प्रोस्पेरिटी के लिए है और साथ में रशिया की प्रोस्पेरिटी के लिए। रशिया का मानना यह है कि भाई अगर यहां से डायरेक्ट इस लैंड रूट से ट्रेड मजबूत हो जाए, यानी कि यहां पर अच्छी रोड्स बन जाएं, इकोनॉमिक कॉरिडोर बन जाए, आसपास सुविधाएं बन जाएं, आसानी से इंटरकनेक्ट हो जाए, बीच में रेलवेज बन जाएं, तो ऐसे में ये जो डिपेंडेंस है ना, ये भी गई। समझो कि अब अगर यूरोप में ट्रेड करना है किसी को, तो यूरोपियंस कहेंगे अरे यार हमारे पास जो सामान है वो तो रशिया की तरफ से आ रहा है, कम समय में आ रहा है, बेहतर आ रहा है। तो ऐसे में रशिया को भी इस ट्रेड रूट से फायदा है। तो आप देख रहे हैं जियोपॉलिटिक्स में जियो लोकेशन, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का एक मिश्रण जो है वो तय करता है कि कौन देश ताकतवर होगा कौन नहीं। अब INSTC जो है ये इंडिया कनेक्ट कर रहा है कैस्पियन सी से, रशिया, नॉर्थ यूरोप एंड ईरान। अब देख रहे हैं यही मैंने आपको, ये कैस्पियन सी से नॉर्थ यूरोप, तो रशिया का कनेक्शन इन नॉर्थ यूरोप। अब स्वेज वाला जो एंगल है जहां पर यूएस के बहुत ज्यादा इंटरेस्ट अलाइंड हैं, उससे ये वाला जो रूट है INSTC, ये 40% शॉर्टर है, 30% चीपर। आप खुद ही सोचो, अगर 1 करोड़ का 30% लगाएं तो 30 लाख बैठता है, और इस रूट पर जो व्यापार होगा वो कितने करोड़ों अरबों का होगा, तो उसका 30% कितना बैठेगा, बहुत बड़ा अमाउंट सेव हो जाएगा। तो आप कहेंगे यार बचत है तो क्या दिक्कत है, बचत होने दो, लेकिन बचत हो किसके थ्रू रही है, कैस्पियन सी और रशिया के थ्रू हो रही है। तो INSTC प्लेइंग अ कॉम्प्लीमेंट्री टू BRI। ये भी लग रहा है कि जो INSTC है वो, क्योंकि रशिया, ईरान और साथ में चाइना, इन तीनों की डायनेमिक्स अच्छी चल रही हैं, तो ऐसा हो सकता है कि जो BRI
जिसको चाइना कह रहा है कि ये ग्लोबल नेटवर्क ऑफ नेटवर्थ है। चाइना को एक बात क्लियर है कि भाई 1945 के बाद अगर यूएस दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनकर उभरने लगा था तो उसका एक बड़ा कारण था कि दुनिया को जरूरत थी एक करेंसी की इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, और वो उभर कर आई डॉलर। डॉलर क्यों? क्योंकि उस समय आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ये जो अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं थे, इसमें डोमिनेंस किसका था? यूएस का था। अरे हेडक्वार्टर भी कहां है इनके? यूएस में, वॉशिंगटन डीसी, 27 दिसंबर 1945। तो अब चाइना को एक बात क्लियर थी कि भाई अब अगर कोई हेजेमॉन बनेगा तो वो उस तरीके से नहीं बनेगा जो तरीका ऑलरेडी यूज किया जा चुका है। जैसे इससे पहले ब्रिटेन कोलोनियलिज्म के थ्रू बना, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान डीकोलोनाइजेशन की वेव आई, तो यूएस ने कहा अब नया तरीका चाहिए, तो यूएस ने डॉलर का इस्तेमाल करा, इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करा। चाइना अब इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करना चाह रहा है, तो अब चाइना हुआ रिवाइवलिस्ट पावर। अब देख रहे हैं, आप सोचेंगे इजराइल के वॉर में चाइना का एंगल? यूएस अपने लार्जर इंटरेस्ट को देख रहा है, और ऐसे में ये जो लोकेशन है इस पर अभी वॉर होना यूएस को फायदा देगा। कैसे? अभी पता लगेगा आपको। अब चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर को कनेक्ट कर रहा है, तो ऐसे में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जिस पे चाइना का होल्ड होगा, चाइना 90% प्रोजेक्ट चाइना की कंपनी के पास है, तो देखना सारा गेम इकोनॉमिक्स का है। आईएनएसटीसी जो है ये उसको सप्लीमेंट कर सकता है, तो ये एक तरीके से अल्टरनेटिव हो सकता है स्वेज कैनाल का। और स्वेज कैनाल जो है बेनिफिशियल रही है यूएसए के लिए, यूएसए की प्रोमिनेंस रही है, राइट। इजराइल को ऐसे ही थोड़ा ना बैठा कर रखा हुआ है वहां पर, राइट। तो यूएसए इज लेस लाइकली टू ज्वाइन दिस, कि भाई एक अल्टरनेटिव बने। तो अब यूएसए ने क्या करा? अब आप खुद ही सोचो, 9 सितंबर यानी कि हम G20 के टाइम की बात कर रहे हैं, एक आह्वान होता है आईमेक बनने जा रहा है जी, यानी कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर बनना है, यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने जा रहा है। और इस बीच ये जो सारे देश हैं ये एग्री भी हो जाते हैं। और आप इन देशों को तो देखिए कौन है, कहां से जा रहा है? इंडिया, यूएई, सऊदी अरब, और फिर यहां पर अभी बीच में ये जो रूट है ये जॉर्डन और इजराइल को भी जोड़ेगा। जॉर्डन, इजराइल, एंड देन फाइनली ये जा रहा है यूरोप की तरफ। अब जैसे ये अनाउंस होता है तो उसके बाद ये देश एग्री कर लेते हैं और कहते हैं कि अब 60 दिन बाद मिलेंगे। और इस प्रोजेक्ट के 2 पार्ट हैं, एक तो ईस्टर्न पार्ट है, एक वेस्टर्न पार्ट है। दोनों का जो अमली जामा है, मतलब बेसिकली बनना क्या है, कितने दिन में बनेगा, कितना खर्चा आएगा, ऐसा प्रोजेक्ट बिल्कुल स्टेटस लेकर हम आएंगे। उसके बाद इस प्रोजेक्ट का फाइनली आगे बढ़ाएंगे। अब इस बीच ये क्या लग रहा है आपको? एक मिनट मतलब ऐसे ही हो गया कि चलो G20 में मिले हैं जी, चलो कर देते हैं? नहीं, इससे पहले इसका पूरा बैकग्राउंड तैयार हो चुका था। अब आप कहेंगे यार आईएनएसटीसी को क्या दिक्कत है? अरे भाई, जो आईएनएसटीसी कर रहा था वो शॉर्ट कर रहा था रूट को, चीप कर रहा था रूट को, लेकिन ट्रेड कहां से होकर जा रहा था? रशिया से। और जहां से कोई ट्रेड होकर जाता है वो बताइए पैसा लेता है कि नहीं लेता? अरे भाई पैसा लेता है। ऑटोमन्स ने जब इस एरिया पर कंट्रोल किया था तो इस एरिया से इस एरिया में जब व्यापार होता था तो ऑटोमन्स पैसा लेते थे नहीं लेते थे? अरे हर कोई लेगा भाई, ट्रेड पास हो रहा है, राइट। तो जाहिर सी बात है पैसा बनाएंगे। तो अभी इस पैसा अगर रशिया का बनेगा तो यूएस का दुश्मन रशिया मजबूत हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो यूएस से कह रहा है ऐसा कैसे होने देंगे? अब लीजिए अल्टरनेटिव, ये लीजिए अल्टरनेटिव, राइट। तो दिस इज द अल्टरनेटिव टू आईएनएसटीसी, दैट इज हाउ यूएसए इज प्रोजेक्टिंग। अब आप खुद ही सोचिए, यहां से इस रूट को स्टेबल करना है, राइट। नहीं तो ईरान कहेगा अरे क्या मजाक कर रहे हो यार, ये रूट बन सकता है क्या? हो ही नहीं सकता ये रूट। क्यों? देखो इन सब में आपस में दुश्मनी है। यूएसए कह रहा माइंड इट, दुश्मनी नहीं है। पीछे का बैकग्राउंड नहीं पता क्या आपको? अब्राहम अकॉर्ड साइन हो चुका है, कितने सारे ये जो अरब नेशंस हैं नाउ दे आर रिकॉग्नाइजिंग इजराइल। तो अब वो नहीं है कि सऊदी वर्सेस इजराइल, अब तो चीजें बेटर हो रही हैं। यूएसए ऑलरेडी मीडिएशन कर ही रहा है सऊदी और इजराइल के बीच में। तो कहने का मतलब ये है, ये पूरा गेम अब्राहम अकॉर्ड एज वेल एज यूएसए मीडिएटिंग सऊदी इजराइल, तो ये पूरा गेम प्लान जो है ये अल्टरनेटिव इस रूट से रशिया ज्यादा मजबूत ना हो जाए, ईरान ज्यादा मजबूत ना हो जाए, ईरान क्योंकि काउंटर करता है, ये उसका एक गेम प्लान है, ठीक है। किसी को किसी की आत्मिक शांति की नहीं पड़ी, सबको पड़ी है अपनी इकोनॉमिक पावर की, अपनी पावर पॉलिटिक्स की। तो उसी वजह से सब शांति की और समृद्धि की ये सब बातें करते हैं। अल्टीमेटली सबको अपने नेशनल इंटरेस्ट की पड़ी है। इसी तरीके से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स चलती है। तो यूएसए ने पहले से ही परसुएट कर लिया था इनको कि भाई देखो तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी, अभी भी हम मिलिट्री पावर, इकोनॉमिक पावर हैं, फायदा तुम्हें मिलता रहेगा, अब मान जाओ, यहाँ पर जो है स्टेबिलिटी ले आओ।
सऊदी, यूएई, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूएसए, ईयू सब यहाँ पर जुड़ रहे हैं। तो एक तरीके से ये ग्राउंड ब्रेकिंग इनिशिएटिव है। तभी बाइडेन का कमेंट आया था कि यार ये तो पाथ ब्रेकिंग डील हो गई, राइट, मेजर शिफ्ट आ जाएगा। अब कनेक्ट करिए, मिडिल ईस्ट को स्टेबलाइज करना पड़ेगा। और आप कहेंगे सर आप कह रहे हैं स्टेबलाइज करना पड़ेगा, यहां तो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है सर। अरे कॉन्फ्लिक्ट किस में हो रहा है? देशों में थोड़ी ना हो रहा है कॉन्फ्लिक्ट। हमास, हिजबुल्लाह, कहने का मतलब है जब बड़ी रोड बनानी होती है तो बीच में से पत्थर निकालने होते हैं कि नहीं निकालने होते हैं। अगर कहीं पर रोड कमज़ोर हो सकती है, कहीं से कुछ टूट फूट हो सकती है, तो पहले उन चीज़ों को खुदाई करके निकाल के साइड किया जाता है, जिससे कि रोड में आगे कोई दिक्कत ना आए। तो अब निकाला जाता है तो कई बार भाई कहा जाता है कि तुम कारण तो बनो, फिर हम आएंगे निकालेंगे तुम, और उसके बाद फिर रोड को समतल कर देंगे। तो ऐसा ही कुछ लग रहा है जो यहाँ पर हो रहा है। ईरान, अब ये यूएसए को क्लियर था कि ईरान जो है, ईरान जैसी आईमेक डील होगी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ईरान को होगी, क्योंकि ईरान के थ्रू एशिया का व्यापार रशिया से यूरोप की तरफ जाता, ईरान को पैसा बनाता। तो ईरान क्या कह रहा है आईमेक को, नहीं ये फीजिबल नहीं है, ये तो नहीं होगा। तो यानी कि ये जो आईमेक रूट है जिसकी हम वाहवाही कर रहे थे G20 में, ईरान कह रहा है, ईरान का मैं ऑफिशियल स्टेटमेंट दिखाता हूं आपको, ईरान कह रहा है नहीं 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 ये दिक्कत है, ये नहीं हो पाएगा। तो क्योंकि ईरान को लग रहा है ये जो कॉरिडोर बन गया अगर, तो ये तो यूरोप के पूरे इस पार्ट को कनेक्ट कर देगा। तो यानी कि इनका जो कॉरिडोर, जो INSTC है, यहाँ से रशिया, और रशिया से फिर लैंड रूट से जाएगा। लेकिन यहाँ से तो यार मेडिटेरियन से तो कितने सारे पोर्ट्स का ऑलरेडी एक्सेस है, तो कितने सारे पोर्ट्स पे चला जाएगा। और ये जो स्टेबल बन गया, यहाँ तो सऊदी खुद ही चाह रहा है अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करना, तो सऊदी तो चाहेगा कि ऐसा हो जाए। तो ईरान कह रहा है यार मेरा तो दुश्मन सऊदी है एक तरीके से, तो सऊदी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करना चाहता है, इन सारी इकोनॉमीज को आपस में कनेक्ट कर लेगा, सऊदी और मजबूत हो जाएगा, ये एरिया मजबूत हो जाएंगे। तो देखिए ईरान का क्या कमेंट आता है, कमेंट पढ़िएगा जरा ईरान के रिप्रेजेंटेटिव का। देयर इज नो अल्टरनेटिव टू दिस पाथ। कौन सा अल्टरनेटिव? INSTC कह रहे हैं, एंड दोज हु ट्राई टू फाइंड इट, यानी कि हम जो अल्टरनेटिव बना रहे हैं, रिफ्यूज आर इंडिकेटेड पाथ आर वेस्टिंग देयर टाइम। कह रहे हैं कि तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, रास्ता तो केवल वही है जो ईरान और रशिया तरफ जाता है, तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, ये हो ही नहीं पाएगा, ये सेफ ही नहीं है। यूएस कह रहा है बेटा यही तुम चाहते हैं, तुम कहो ये सेफ नहीं है और तुम कारण बनाओ इसको ना सेफ करने के, तुम पैसा दो इस बार हिजबुल्लाह को, दो पैसा हथियार हमास को, इस बार संकट ईरान पे आएगा। यूएस कैसे कह रहा है? क्योंकि यूएस को पता है खुद ईरान की जनता इस समय, अगर आप सर्वे कराएं तो ईरान की जनता खुद जो है अपनी सरकार को कह रही है कि ईरान तुम क्या करा रहे हो यार। इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा रखे हैं पहले ही हम पर, ईरान पर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगे हुए हैं वो न्यूक्लियर प्रोग्राम की वजह से। दूसरा, तुम हमारे देश का पैसा हिजबुल्लाह को दे रहे हो, हमास को दे रहे हो, सीरिया में कुछ मिलिटेंट्स को दे रहे हो, और अपनी जनता वो इकोनॉमिक क्राइसिस में। ये कौन सी स्ट्रेटजी है ईरान तुम्हारी? तो ईरान सरकार भी अभी दबाव में है। हालांकि वहां पर जो आयतुल्लाह जो सुप्रीम लीडर हैं उनकी चलती है। अभी अभी स्टेटमेंट आया, कॉन्ग्रेचुलेशन दे रहे हैं वो हमास की जीत पर कि हमास तुमने तो कमाल ही कर दिया, आयरन डोम को तहस नहस कर दिया। यूएस कह रहा है बिल्कुल मैं ऐसा ही चाहता हूँ, आओ तो सही ट्रैप में, पधारो तो सही। ईरान में यूज इट्स प्रॉक्सी, तो पता था कि ईरान अपने प्रॉक्सी को यूज करेगा। हमास, गाजा, मिलिशिया को इससे पहले भी सपोर्ट करता आया है, रॉकेट आर्म्स। अब यूएस कह रहा है ये, मतलब यूएस की स्ट्रेटजी के हिसाब से ये मौका है कि हमास और हिजबुल्लाह एक साथ आएंगे और इतना बड़ा अटैक करेंगे, 50 सालों में नहीं हुआ। तो अब इजराइल के पास क्या ऑप्शन रहेगा? मैं ऑप्शन पे आता हूँ। ये वैसे मैं आपको बता दूं, हिजबुल्लाह ये लेबनान में बनी थी। क्यों बनी थी? क्योंकि उस समय ये जो PLO था, जो पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन थी, उस समय जो यासिर अराफात लीडर थे वो हथियारों का इस्तेमाल करते थे। बाद में जाकर ओस्लो अकॉर्ड हुआ था 1993। तो उससे पहले क्या कर रहे थे वो, इस पहले जॉर्डन में थे, जॉर्डन में इजराइल ने हमला कर दिया, तो जॉर्डन के किंग ने कहा भाई तुम यहाँ से निकलो यार, PLO हमें भी पंगे में डालोगे, मतलब हम पर नुकसान आएगा। तो देन PLO एक्चुअली मूव टू लेबनान। अब लेबनान में जब वो बैरूत कैपिटल में बैठे थे और वहाँ से इजराइल के खिलाफ एक्शन ले रहे थे, इजराइल वहाँ पे पहुँच गया। तो फाइनली जो है जब PLO को वहाँ से निकलना पड़ा और खुद लेबनान मुश्किल में आ गया, तो उस समय हिजबुल्लाह बना। हिजबुल्लाह पार्टी ऑफ गॉड, देख रहे हैं नाम क्या है, पार्टी ऑफ गॉड। मतलब आप ऐसा कह दो कि भाई साहब इस नाम पे तो तुम्हें चंदा पैसा मिल ही जाएगा, राइट? क्योंकि कॉज हो गया ना एक कि भाई ज्यूज के खिलाफ हम लड़ रहे हैं। तो ईरान बैक्ड शिया ये आर्म्ड ग्रुप है, और देखिए ईरान बैक्ड शिया, तो शिया भाई ईरान शिया है तो वो इसको पैसा देता है, हथियार देता है। इवन जो ईरान का इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स है,
एक्चुअली उसने इसको बनाने में विशेष मदद की थी। जो हिजबुल्लाह है वो ईरान द्वारा बनाया गया है, राइट। तो क्योंकि जिससे कि कंट्रोल कर सके और ईरान का यहाँ पर पावर रहे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ईरान कैन यूज इट्स प्रॉक्सी हिजबुल्लाह टू डिस्टेबलाइज इजराइल एंड इंपॉर्टेंट नीड ऑफ आईमेक। तो कहानी केवल धर्म की नहीं है और कहानी केवल जेरूसलेम की नहीं है, कहानी यहाँ भी है, कहानी डोमिनेंस की है, कहानी इकोनॉमी की भी है। तो ईरान जो है इस्तेमाल करेगा ही हिजबुल्लाह को, यूएस को पता था, आईमेक आह्वान हो चुका है ऑलरेडी, सऊदी और इजराइल में रिलेशंस बेटर हो जाएं, ऑलरेडी मीडिएशन हो रहा है। तो अब इसको डिस्टेबलाइज करने की स्ट्रेटजी क्या है ईरान की, तो ईरान इसको लेकर हिजबुल्लाह हमास को एक्टिवेट करेगा। और रिसेंट अटैक जो हमास ने किया है वो इस रेफरेंस में भी समझा जा सकता है, ये एनालिसिस आ रहे हैं। प्रोस्पेक्ट्स क्या थे, क्लियर प्रोस्पेक्ट थे कि हिजबुल्लाह तो जो मतलब इस वॉर में बेसिकली सपोर्ट करेगा इनका। अब यूएसए का क्या रोल हो सकता है, सारा रोल यूएसए का मैंने आपको समझा दिया, राइट। इंटेलिजेंस ना प्रोवाइड करना उस समय पर, फिर इजराइल को ऑल आउट सपोर्ट देना इस समय पर, और जो अलग अलग वेस्टर्न लॉबीज़ हैं वो भी अब फुल सपोर्ट में आ गई हैं इजराइल के। तो एक मौका है अब ये कि अब लेवल कर दिया जाए इस पैलेस्टीनियन एरिया को, इन द सेंस कि अब यहाँ हमास, हिजबुल्लाह ये ऑप्शन ना रहें। क्योंकि देखिए नेतन्याहू के पास दो ऑप्शन हैं, या तो केवल वो हमास को, हिजबुल्लाह को उसी तरीके से हराएं जैसे कि आज तक हराते आए हैं, जिसके बाद हिजबुल्लाह दोबारा उठ खड़ा होगा, हमास दोबारा उठ खड़ा होगा, फिर प्रॉब्लम आएगी, दे विल रीबिल्ड इटसेल्फ। तो ऐसे में अगर लॉन्ग टर्म इस आईमेक को स्टैब्लिश करना है, इस रूट को मजबूत करना है, सबको फायदा होगा, तो ऐसे में नेतन्याहू क्या चाहेंगे कि अब इस बार डिस्ट्रॉय कर दिया जाए हमास को, खत्म किया जाए किस्सा, जिससे कि स्टेबलाइज हो जाए। तो ऐसा हो सकता है अब यूएसए जो है इस कंप्लीट लेवलिंग करना चाह रहा है इस ग्राउंड की, तो ऐसे में इसको अप्रूव करेगा। हो सकता है कि अब कितने सारे जो बीच में देश हैं जिनको इससे फायदा होगा वो भी स्ट्रेटेजिक एम्बिगिटी का इस्तेमाल करें। स्ट्रेटेजिक एम्बिगिटी का मतलब है खुलकर हमास को समर्थन नहीं करना और पूरी तरह भाई अपोज भी नहीं करना, क्योंकि जिससे कि एक स्टेबिलिटी बनी रहे दूसरे एंगल की भी, पैलेस्टीनियन एंगल की भी। तो ऐसा यहाँ पर देखा जा सकता है। तो मुझे लगता है कि आपको इस पूरे इशू का अब ये डायमेंशन दिमाग में क्लियर हो गया होगा, राइट। डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ आईमेक फॉर इंडिया एंड चैलेंजेस अहेड, ये एक आपका क्वेश्चन हो सकता है यूपीएससी जीएस पेपर 2 IR का। आप इसका आंसर यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं, यहाँ पर शशांक त्यागी फॉर यू, सभी स्टूडेंट्स वहाँ पर करेंगे, मैं इसको ग्रुप में ऐड कर दूंगा क्वेश्चन को। आप बेस्ट आंसर्स को देख भी सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं, मैं वहीं पर मेंटर करता रहता हूँ। चलिए तो फिर मिलते हैं, ख्याल रखिए, जय हिंद। आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ।